आएंगे तो ले लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब प्रैक्टिस तो फ्री में भी कर सकते हो, बाकी और ज़्यादा जिसको एडवांस करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरा मेन मोटिव है CI/CD बताना। बाकी अजोर अपने आप में बहुत, अपने आप में एक टेक्नोलॉजी, जितना बड़ा डॉट नेट उतना बड़ा अजोर भी है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर आप साइन अप, जैसे फर्स्ट टाइम यदि आप अजोर के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, पहले हम इसका थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये भी एक तरह से, जैसे आपने AWS का नाम सुना होगा, ठीक है, वैसे ही ये भी एक पर्टिकुलर क्या है, एक कंपनी है जो आपको क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब रिमोट क्लाउड सर्विसेज यदि आपको मैनेज करना है तो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। और इसके थ्रू आप वो सभी वर्क कर सकते हो जो आप एक लोकल मशीन में करते हो। मतलब आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एक आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप ही, आपका जो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप ही देख सकते हो बस। ठीक है, इस लोकल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है। अज्योर आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा पर्टिकुलर मशीन बना करके देता है जिसको मल्टीपल यूजर्स इस मशीन को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी मशीन को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो आपका जो मशीन है वो फिजिकल मशीन है, क्योंकि वो आपके सामने है। ठीक है, आप, और अज्योर के अंदर जो मशीन है वो वर्चुअल मशीन है, क्योंकि इस मशीन के अंदर आप रिमोटली क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए कोई ना कोई क्लाइंट मशीन आपके पास होना चाहिए। आपके खुद का लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है। और आपके मशीन के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ब्राउजर्स, मतलब एक ब्राउज़र मतलब यूजर एजेंट, और दूसरा इंटरनेट। यदि इंटरनेट और ब्राउजर्स यदि आपके किसी भी मशीन के अंदर है तो आप इस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो सकते हो। तो क्लाउड का मतलब यही है कि क्लाउड आपको एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करके देता है, जिस वर्चुअल मशीन के अंदर स्पेस जो होता है वो शेयर्ड होता है। मतलब इसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, आप डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो, आप पूरा डॉट नेट का फ्रेमवर्क इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब जो काम आप अपने लोकल मशीन में कर रहे हो सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो लोकल मशीन है वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये जो वर्चुअल मशीन है, आप जिसको जिसको ऑथराइजेशन दोगे, जिसको जिसको आप अपना एड्रेस दोगे, वो इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता है। बस आप इस तरीके से अजूर को समझ सकते हो, या इस तरीके से क्लाउड को समझ सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर आजकल बहुत सारी कंपनीज क्लाउड प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, इसके अलावा ओरेकल, ठीक है, AWS मतलब अमेजोन, देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज विच प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज। और क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। मतलब क्लाउड, जैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप एज अ डेवलपर काम करते हो, तो यदि आप एज अ डेवलपर काम करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको बेसिक नॉलेज है तब भी चलेगा। लेकिन यदि जो ट्रबल शूट इंजीनियर होता है, मतलब जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही थॉरो नॉलेज चाहिए। ठीक है, वैसे ही क्लाउड के अंदर भी अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं। एक क्लाउड डेवलपर प्रोफाइल होता है, एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल होता है, एक क्लाउड डेटाबेस प्रोफाइल होता है। ठीक है, एक डेवऑप्स प्रोफाइल होता है जिसका काम क्या है, CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करना। तो आप इस तरीके से सीधा सीधा समझ सकते हो बिल्कुल नॉर्मल वे में कि क्लाउड प्रोवाइड वर्चुअल मशीन दैट कैन बी एक्सेस्ड from any location, from any device. Only two things is required. One is device, in your device one user agent should be available, means वेब ब्राउजर्स होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें आपके मशीन में है तो आप दुनिया की किसी भी क्लाउड से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म
क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है दैट लेट्स यू बिल्ड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है बिल्ड कर सकते हो, मतलब आप एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे अभी आपने एप्लीकेशन किस में बनाया, लोकल मशीन में बनाया, पर आजकल कंपनीज़ क्या है आपके लोकल मशीन के अंदर एप्लीकेशन डेवलप नहीं कराती, वो आपका अजोर के अंदर एक मशीन आपको दे देगी क्लाउड के अंदर, और उस मशीन के अंदर आपको पूरा काम करना है। उससे कंपनी को दो फायदे होते हैं, एक तो आप मॉनिटरिंग आसान हो जाती है, और दूसरा बैकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके मशीन के अंदर यदि कोई भी चीज़ क्या हो गई, ख़राब हो गई, करे आपका मशीन मान लो बंद हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपका पूरा एप्लीकेशन क्या है जो भी आपने डेवलप करा उसका कोई बैकअप आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके लिए कुछ हद तक गीट हब, ठीक है, या बिट बकेट, ये बहुत सारे आजकल मार्केट में टूल्स आ चुके हैं जिनके थ्रू ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ या कभी कभी बाय मिस्टेक हम पुश नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हमारे पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन क्लाउड में आपका एवरीथिंग हैज़ मल्टीपल रेप्लिका, एवरी कंटेंट हैज़ मल्टीपल बैकअप्स ऑप्शन, तो उससे क्लाउड आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। डिप्लॉय करने के लिए कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि आप सीधे रिमोट में ही बैठे हो, रिमोट में ही काम कर रहे हो, तो डिप्लॉय करना तो बहुत ही आसान है क्लाउड के अंदर। एंड मैनेज एप्लीकेशंस, ठीक है, आप पूरे एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल डेटा सेंटर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर ये अपने अलग अलग सर्वर्स क्या करता है, इस्टेब्लिश करके रखा है। बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं और उस सर्वर्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पेस वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ योर लोकल मशीन। तो जो अब आपको लोकल मशीन में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लोकल मशीन आपके पास है वैसा का वैसा क्लाउड भी आपको लोकल मशीन दे देता है। इन सिंपल टर्म्स यू डोंट नीड टू बाय सर्वर्स। अब आपको अलग से कोई सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी क्या होता था, दो तरीके से अभी भी काम हो रहा है, ठीक है। जैसे जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, कुछ कंपनीज पहले लोकल में पूरा काम करती है, लोकल में काम करने के बाद फिर एक अलग से सर्वर खरीदती है, होस्टिंगर, गोडैडी, यहाँ से आप विंडोज़ सर्वर खरीदो और इसके बाद इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे डिप्लॉय करो। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली क्लाउड ही परचेस कर लो इनिशियली, और आप डेवलप भी क्लाउड के अंदर करो और डिप्लॉय भी यहीं पे कर दो, तो वहीं पे डेवलपमेंट भी हो जाएगा, वहीं पे डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो क्लाउड आपको एक कंप्लीट सिस्टम देता है, बिल्ड, क्रिएट, बिल्ड एंड डिप्लॉय। यू डोंट वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी है, क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़, लेकिन बस ये है कि ये चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है। आपका लोकल मशीन भी देखा जाए तो वैसे फ्री नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम में भी कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट तो करते हो, लेकिन फिर भी मतलब आप देखा जाए तो क्लाउड के अंदर भी आपको जितना भी आप डेवलपमेंट का स्पेस जो आप लोगे, इसलिए कंपनी क्या करती है कि डेवलपमेंट वो अपने लोकल मशीन पे कराती है, क्योंकि यदि आप क्लाउड के अंदर डेवलपमेंट भी करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही रहेगा रिसोर्सेज, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फीचर्स यदि आपको चाहिए तो आपको, इसलिए वो फीचर्स दे रहा है तो इसलिए वो पेमेंट ले रहा है, बस वही फैसिलिटी है। इसलिए जो छोटी कंपनीज होती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो लोकल में काम करते हैं और CI/CD पाइपलाइन बना करके जो क्लाइंट ओरिएंटेड है, मतलब जो क्लाइंट को शो करना है वही चीज़ वो क्लाउड में रखते हैं। बाकी वो अपना पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहाँ पर बना के रखते हैं, अपने खुद के लोकल मशीन में। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि पूरा इन्वायरमेंट ही कहाँ बना के रखो, क्लाउड में, और जो भी आप चीज़ें इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको पे करना है, ठीक है। हालांकि ये बोलते हैं उससे ज़्यादा ही पे लेते हैं ये, ठीक है। बाकी आपको यदि हर चीज़ का कॉस्टिंग वो शो करते हैं कि इस चीज़ का इतना प्राइसिंग है, इस चीज़ का इतना प्राइसिंग। अब अजूर से आप क्या क्या बना सकते हो, आप इससे वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, अजूर के अंदर डायरेक्टली आप APIs बना सकते हो, आप पूरा डेटाबेस, अजूर का अपना खुद का इनबिल्ट डेटाबेस है अजूर डेटाबेस, इसमें कॉस्मोस DB, SQL सर्वर, सभी चीज़ें सपोर्टेड है। AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशन है, मॉडल्स हैं, वो भी आप पूरा बना सकते, मतलब ML.NET को पूरी तरह सपोर्ट करता है। और पाइपलाइन, डेवऑप्स पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो। वर्चुअल मशीन्स आपको प्रोवाइड करता है। वर्चुअल मशीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लोकल मशीन जैसे ही रहेगा, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि ये मशीन
किसी को भी एक्सेसिबल हो सकता है। आपका लोकल मशीन सभी को एक्सेसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको एज्योर के अंदर यदि काम करना है तो आप azure.microsoft.com में आप जाइए और यहाँ पर जाकर के आप अपना अकाउंट बनाइए। ठीक है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो मेरे ख्याल से सबके पास होगा ही होगा। ठीक है, जितने भी .NET वाले होते हैं, जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हो तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो बना ही लेते हो। आउटलुक वालों, आउटलुक जिन्होंने चलाया होगा उनके पास भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा। और यहाँ पर आपके पास यदि ऑलरेडी है, नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट में जाके एक अकाउंट बना लीजिए। कितने लोगों का है माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट पहले से? microsoft.online.com इसमें नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो? नहीं है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन। पहले वो चलता था ना इसका, वो क्या बोलते हैं, विंग, अभी भी विंग चलता है ना इसका, SEO क्या बोलते हैं उसका, सर्च इंजन, गूगल जैसा। तो इसमें microsoft.com में आप बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी गेट स्टार्टेड विथ अज्योर करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें दो ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड, क्रिएटिंग, डिप्लॉइंग। इसमें दो ऑप्शन है, एक पे एज यू गो, मतलब पहले दिन से ही पैसा देना चालू कर दो। कंपनी पे एज यू गो वाला लेती है। जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको ये वाला लेना है, ट्राई अज्योर फॉर फ्री। और फ्री जो है ना वो 6 महीने तक ही, जब तक क्रेडिट $200 तब तक फिनिश नहीं हो तब तक देता है, और 6 महीने का टाइम भी, इसके बाद फिर वो पे करने लग जाता है। तो मेरा अकाउंट तो पुराना है इसलिए मेरा फ्री वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिस पर्पज़ से मैनेज कर सकते हो। देखो मेरे इसमें इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं इनकॉग्निटो विंडो में बता देता हूँ। क्योंकि मैं मेरे इसमें बना हुआ है इसमें, तो इसलिए ये सीधा अंदर चला जाएगा। गेट स्टार्टेड विथ अज्योर, यहाँ से आप रजिस्टर भी कर सकते हो। यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट नहीं है तो, और नहीं तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, गेट स्टार्ट विथ अज्योर में भी जा सकते हो। बिल्ड 2026 ये आ गए नडेला जी। ठीक है, इनका फ़ोटो भी देख सकते हो आप। गेट स्टार्टेड विथ, ये आ गया अज्योर साइन अप। ये अब यहाँ पे आपके पास यदि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो डायरेक्टली आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यदि अकाउंट नहीं है तो बना लो, ये बोल रहा है। जैसे आप फर्स्ट टाइमर हो, आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप पहले माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से ईमेल एड्रेस, कोई भी ईमेल एड्रेस, मतलब जीमेल का ईमेल एड्रेस भी चल जाएगा। नेक्स्ट करके अकाउंट बनाओ। अकाउंट बना करके आप इस तरीके से साइन इन कर दो। ठीक है, साइन इन करने के बाद फिर वो आपसे पेमेंट और ये सब टर्म्स कंडीशंस की चीज़ें पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक अकाउंट अभी क्रिएट करता हूँ। इस नाम से मेरे पास नहीं होगा शायद। यूज़ योर पासवर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट यदि आपका नहीं है तो पहले आप बनाओ, फिर मेरे में इस वाले अकाउंट से है ऑलरेडी, इसलिए क्या कर रहा है ये कि आपको अपना पासवर्ड यदि याद है तो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। इजी प्रोसेस है, कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है। तो मतलब बस ये है कि कंस्टेंट कि पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है और उसके बाद फिर इसको हैंडल करना। तो एक मैं नए मेल आईडीज़ बनाता हूँ। दोनों मेल आईडी मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए वो पास कोड बोल रहा है कि आप पास कोड से उसको वेरीफाई करो। ये भी बना हुआ है।
there already Microsoft account with that email address. If you can sign in now, if not please go back and different. अच्छा, तो मतलब मेरे जितने मेल आईडी हैं सब, क्योंकि मैंने बहुत बार बता के इनको यूज़ कर चुका हूँ। तो देखो इसमें एक कोड आया होगा, इस तरीके से कोड इसके अंदर आएगा मेल आईडी के अंदर। आई एम एक्सेसिंग दिस कोड थ्रू माई मोबाइल फ़ोन। दिस वन, ये कोड आ गया 1898। मेरा अकाउंट पूरा बना हुआ है, मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप यदि फर्स्ट टाइम बनाओ। अब देखो ये पास की जनरेट कर रहा है, वो मेल आईडी से लिंक कर दिया पास की, और यहाँ पे आप अपना कोई भी पिन दे सकते हो। अच्छा, उसने डिवाइस में रजिस्टर करके रखा है, इसलिए मैं दूसरा बनाया, मतलब मेरे मोबाइल डिवाइस के अंदर उसने पास की मैनेज किया। देखो ये वाला अकाउंट उसने गेट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक डिवाइस से आप एक अकाउंट ही मैनेज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर लेना, वेरी इजी स्टेप है। और अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना, वैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और सीधे लॉगिन करके आप इसके डैशबोर्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। देखो ये बोला है लुक्स लाइक यू हैव ऑलरेडी हैव एज्योर अकाउंट। तो मेरा ऑलरेडी इसके अंदर है। तो जैसे आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आपको अलग से साइन अप नहीं करना है। portal.azure.com ये साइट है, इससे आप डायरेक्टली अपने अकाउंट्स के अंदर एंटर कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये मेरा अकाउंट है जो मैंने इसके अंदर बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको डिप्लॉय मिनट्स यूजिंग प्री मेड टेम्पलेट्स, क्रिएट ए रिसोर्स, तो ये सभी अलग अलग तरीके से है। इसमें मेन आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के अंदर आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप जिसमें हमें अज्योर प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, गिटहब, फैब्रिक, इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट 365 डायनेमिक, पावर प्लेटफॉर्म, पावर ऑटोमेट, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अपने को किसका यूज़ करना है? अपने को करना है ऐप सर्विस का यूज़, ठीक है। ऐप सर्विस एक्चुअली इसके अंदर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इस ऐप सर्विस कंपोनेंट के थ्रू आप किसी भी तरीके का जो वेब एप्लीकेशंस है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। फ्री सर्विस में ये $200 का फ्री क्रेडिट आपको देता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन सेक्शन है, जैसे अभी स्टार्टिंग में डैशबोर्ड था, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप भी आप मैनेज कर सकते हो। रिसोर्स ग्रुप मतलब फोल्डर जहाँ पर आप अपने सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। अभी मैंने बताया ऐप सर्विसेज में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐप सर्विसेज का काम है वेब होस्टिंग करना। हमें मेनली क्या करना है? वेब को डिप्लॉय करना है और CI/CD पाइपलाइन बनाना है। इसलिए यदि आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट पर्पस से यदि यूज़ करना है तो उसके लिए अज्योर आपको कंपोनेंट देता है ऐप सर्विस। यदि आपको मशीन बनाना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो इसके लिए अज्योर आपको देता है वर्चुअल मशीन्स का ऑप्शन। यदि आपको कुछ स्टोर कराना है तो स्टोरेज अकाउंट्स के लिए, तो इसके लिए आपको प्रोवाइड करता है ये आपको, ठीक है। मतलब स्टोरेज अकाउंट्स मतलब ये स्टोर करने के लिए, जैसे गूगल ड्राइव, तो जैसे गूगल ड्राइव होता है ना,
वैसे आपको कोई फाइल स्टोर करनी है, कोई ऑडियो फाइल स्टोर करनी है, कोई वीडियो, तो जैसे मैं अभी आपको क्लास सेशन गूगल ड्राइव में शेयर कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना स्टोरेज अकाउंट्स करके कंपोनेंट है। तो ये सभी कंपोनेंट्स बेसिकली यूज़फुल होते हैं, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये दो कंपोनेंट है, एक तो ऐप सर्विस और दूसरा वर्चुअल मशीन। अब आपको यदि कोई भी एप्लीकेशन मैनेज करना है, जैसे मान लो आपको कोई मतलब एप्लीकेशन या जो भी हमारा वेबसाइट है या जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है उसको आपको डिप्लॉय करना है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे आपको ऐप सर्विस में जाना है, ऐप सर्विस के बाद आपको क्रिएट में जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मतलब फोल्डर, किस फोल्डर में आपको इसको स्टोर करना है, इसके बाद आपको अपना ऐप का नाम देना है, इसके बाद आपका रन टाइम। तो मतलब ये आपके मतलब क्लाउड के अंदर एक एप्लीकेशन बना करके दे देगा, खाली एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली ऐप सर्विस का मेन काम क्या होता है एज्योर के अंदर, कि ये आपको एक इनबिल्ट पूरा एक एम्प्टी एप्लीकेशन बना करके क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर देता है, और उस एनवायरनमेंट से फिर आपको जहाँ पर भी इस जो भी एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है वो आप कर सकते हो। तो क्लाउड के अंदर यदि आपको कोई सा भी वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना है या वेब ऐप को डिप्लॉय करना है, तो आपको क्लाउड में जाकर के ऐप सर्विस के अंदर जाकर के एक कोई भी सर्विस आपको यहाँ पे क्या है क्रिएट करनी होगी। जब आप सर्विस क्रिएट करोगे तो ये आपसे सभी चीज़ें पूछेगा, ठीक है, कि सर्विस का नाम क्या देना चाहते हो, रिसोर्स क्या देना चाहते हो, सर्विस के अंदर कौन सा वर्चुअल सर्वर, क्योंकि देखो दो टाइप के मतलब इसमें वर्चुअल सर्वर का के अलग अलग क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर क्लाउड जोन या क्लाउड एरिया जहाँ पर अज्योर या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर क्या होते हैं रखे रहते हैं। तो वो आपको एरिया सेलेक्ट करने के लिए देगा कि किस एरिया को, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया के अंदर भी इसके कुछ डेटा सेंटर्स हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये आपसे सिक्योरिटी के पॉइंट्स पूछेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें बताऊँगा। तो आपको ऐप सर्विस, फिर लास्ट में ऐप सर्विस आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना करके देगा, जिस एप्लीकेशन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पेज वो पहले से इंस्टॉल करके भी रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आपको अपने लोकल पे एक वेब एप्लीकेशन बनाना है और इस वेब एप्लीकेशंस को इसके अंदर जाके कनेक्ट कर देना है। तो विजुअल स्टूडियो आपको ऑप्शन देता है पब्लिश का, आपने देखा होगा, यदि आपने ध्यान नहीं दिया होगा अभी, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर जा कर के आप पब्लिश करते हो। तो पब्लिश जैसे आप करते हो तो विजुअल स्टूडियो आपसे पूछता है कि भाई पब्लिश कहाँ करना है। पब्लिश मतलब होता है डिप्लॉय करना, कहाँ करना है आपको पब्लिश, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एज्योर, और एज्योर के अंदर का ये वाला जो ऐप सर्विसेज है वो क्या हो जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा, और वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब इनडायरेक्टली सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि एज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर यदि आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ऐप सर्विसेज के अंदर जाना है, ठीक है। जैसे मैंने देखो ऑलरेडी मैंने दो ये ऐप सर्विसेज बना रखे हैं और दोनों सर्विसेज मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्टॉप कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐप सर्विसेज क्रिएट करना है और उसको फिर माइग्रेट करना है लोकल एप्लीकेशन से, ओके। तो ये एक एक्चुअली क्लाउड में तीन चीज़ें होती है, एक होता है IaaS, आस पास और सास, ठीक है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस का मतलब ये है कि जैसे आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो, कोई वर्चुअल मशीन जो है ना वो IaaS का एग्जांपल, क्योंकि वर्चुअल मशीन आपको एक सिर्फ मशीन देगा और कुछ भी नहीं देगा। आप उस मशीन पे .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे, उस मशीन पे आप MS SQL डेटाबेस इंस्टॉल करोगे, उस मशीन में आप VS कोड इंस्टॉल करोगे, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। ये जो आपका ऐप सर्विस है ये प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस का मतलब ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया कंपनी ने। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 80% चीज़ें पहले से रेडीमेड है, आपको इसके अंदर के जो रेडीमेड चीज़ें हैं इनको समझना है,
उसके अंदर का जो प्रोसेस फ्लो है उसको स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एप्लीकेशन पे वर्क करना है। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा होता है सास। सास मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब आपको पूरा सॉफ्टवेयर ही बना के दे दिया, आपको पूरा एक वेबसाइट बना के दे दिया, एक एप्लीकेशन बना के दे दिया। अब उस एप्लीकेशन को के अंदर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर करके आप बेच सकते हो। शॉपिफाई का नाम आपने सुना होगा। तो शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक सास बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें आप कोई सा भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक दिन के अंदर बना सकते हो। उसमें पेमेंट गेटवे सब आप एक दिन के अंदर बना के मैनेज कर सकते हो। तो ई कॉमर्स का एक रेडीमेड प्रोडक्ट क्या है, एक सास बेस्ड प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, दैट इज दी शॉपिफाई। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप आज के डेट में ओडो करके एक CRM आपने सुना होगा। तो जितने भी CRM आजकल आते हैं, सेल्स फोर्स का नाम सुना होगा। तो ये जो ओडो CRM है, सेल्स फोर्स है, ये सब क्या है? दीज आर द सास बेस्ड। इसमें आपको एक क्लाउड मशीन के अंदर एक एप्लीकेशन मैनेज करना होता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन रहता है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी दे देता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐप सर्विस इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ऐप सर्विस से आप सिर्फ .NET के एप्लीकेशन को ही डिप्लॉय कर सकते हो। आपके पास यदि कोई जावा का एप्लीकेशन है, आपके पास कोई पाइथन का एप्लीकेशन है, आपके पास कोई Node.js का एप्लीकेशन है, आपके पास कोई PHP का एप्लीकेशन है, वो भी आप ऐप सर्विस के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ओके, इसमें दोनों, जब आप ऐप सर्विस में अभी आप जाओगे और आप इसके अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर आप मशीन सेलेक्ट करोगे, तो इसमें ये दोनों मशीन्स, दोनों सर्वर का आपको प्लान बताता है कि आप विंडोज़ मशीन भी ले सकते हो, लिनक्स भी ले सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा है ऑटो स्केलिंग फीचर है। इसमें ऑटो स्केलिंग मतलब जैसे आपके लोकल मशीन में ऑटो स्केलिंग नहीं होता। आपका हार्ड डिस्क का साइज यदि 50 GB है और आपका 51 GB भी हो गया, तो आपका हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा? फुल बता देगा और आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। पर क्लाउड के अंदर एक ऑटो स्केलिंग फीचर है कि अपने आप जैसे 51 GB की यदि रिक्वायरमेंट हुई तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्केल अप हो जाएगा। तो स्केल अप से क्या होगा? भले वो प्राइसिंग में ऐड करेगा लेकिन आपका काम बंद नहीं होगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम का सॉफ्टवेयर बनाए, अब ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर में आपका जैसे आपके पर्टिकुलर जो एक्सीडिंग करना है, जैसे यूजर लिमिट बढ़ाना है या आपके डिस्क की स्पेस बढ़ानी है, तो ये सब फैसिलिटी ऑटोमेटिक हो जाएगा। CI/CD इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट सर्विस है और इसके अंदर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ डिप्लॉयमेंट वाला काम है। तो जो डेवलपर होते हैं, मतलब मान लो आप Azure डेवलपर हो, आप Microsoft .NET डेवलपर हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऐप सर्विस से मतलब है। आप ऐप सर्विस के अंदर जाइए, ऐप सर्विस बनाइए। ऐप सर्विस बनाने के बाद आपको जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको लगता है वो सब सेट करिए और लोकल एप्लीकेशंस को इसके अंदर माइग्रेट करिए। बस ये काम आपको मैनेज। तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के अंदर जैसे अभी अपन पूरा क्लाउड पे चले गए, अपन डायरेक्टली ऐप सर्विस में आ गए। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे CI/CD पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि लोकल आपका जो वहाँ पर भी कोड बेस है, जो लोकल कोड बेस है उसको रिमोट कोड बेस से कनेक्ट करना, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते रहना और लगातार कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी क्या होना चाहिए? मैनेज होना चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, स्केलिंग, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, आइसोलेशन, इन सभी को ये सपोर्ट करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ ऐप सर्विस, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऐप सर्विस, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ फुली मैनेज्ड। पहले ये नहीं था, तो इसमें बहुत पूरा काम आपको खुद ही करना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जा कर के मशीन बनाना, सब चीज़ें इंस्टॉल करना, इससे बहुत सारा टाइम आपका बच गया। प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, इसको हम बोलते हैं PaaS, पास, फॉर होस्टिंग वेब एप्लीकेशन। इसका काम है वेब एप्लीकेशन को होस्ट करना। रेस्टफुल API, आप API को भी होस्ट कर सकते हो। एंड मोबाइल बैकएंड्स,
मोबाइल के अंदर का जो बैकएंड्स है वो भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। इट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। लैंग्वेज सच एज .NET, जावा, पाइथन। अब यहाँ पे .NET, यहाँ पे लैंग्वेजेस मतलब आप इसको समझ लो कि एक मैं C# की बात कर रहा हूँ, C# .NET, ठीक है, बिकॉज .NET इज़ नॉट अ लैंग्वेज ना। PHP, ये सभी अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इन सभी इन्वायरमेंट को आप मैनेज कर सकते हो। ऐप सर्विसेज आपको दोनों टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ऑन विंडोज़, लिनक्स। अभी आप ऐप सर्विस बनाओगे तो ये विंडोज़ मशीन भी देगा और लिनक्स भी देगा। ऑटो स्केलिंग फीचर भी प्रोवाइड करता है, तो क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ऑटो स्केलिंग भी है, ठीक है, CI/CD इंटीग्रेशन भी आसानी से मैनेज कर देता है। ये सभी फैसिलिटी आपको ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है, इसलिए हम ऐप सर्विसेज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐप सर्विसेज के अलग अलग क्या होते हैं, इसमें प्राइसिंग प्लान है, जैसे अलग अलग, जैसे फ्री टियर भी है इसमें। फ्री टियर में बिल्कुल हल्का वाला मशीन देगा, बिल्कुल लाइट वेट मशीन। इसमें शेयर्ड भी है, शेयर्ड मतलब ऐसा सर्वर आपको देगा स्पेस जो बहुत सारे लोग भी इस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर्ड स्पेस, ठीक है। बेसिक प्लान भी रहता है इसमें। बेसिक प्लान में थोड़ा रैम कम रहेगा, 4 GB का रैम देगा ये आपको, और आपको डिस्क स्पेस भी 50 से 60 GB के आसपास देगा। और यदि आप स्टैंडर्ड लोगे तो स्टैंडर्ड में 8 GB रैम कर देगा, स्पेस थोड़ा बढ़ा देगा। प्रीमियम लोगे तो बिल्कुल 16 GB या 20 GB 22 GB तक का रैम दे देगा आपको, और इसका प्रोसेसर और अच्छा हैवी वाला लगा देगा। आइसोलेटेड दोगे तो फिर आपको तो एक पूरा कंप्लीट ही क्लाउड, ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो आइसोलेटेड लेती हैं, इसमें तो आपको अनलिमिटेड, सब अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें यदि आइसोलेट इन्वायरमेंट आपने एक दिन बना दिया तो $1000 आपको हो सकता है एक ही दिन का बिल आ जाए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से कोई भी पर्टिकुलर मशीन्स, जब जो भी सर्विस आप यूज़ करो तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सर्विस आपको लेना है, क्योंकि आपका कॉस्टिंग जो है ना ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट हो। लेकिन ये एक ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं काटेगा जब तक आप खुद से ऑटोमेटिक पेमेंट इनेबल नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप ऐप सर्विस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है, और इससे अपन कैसे इसको बनाना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको क्रिएट में जाना है, और यहाँ पे देखो जैसे क्रिएट में जाते हो तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है। वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस, वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विस, तो मुझे वेब एप्लीकेशन बनाना है। अब ये पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन कौन सा है। देखो बेसिक ही आ रहा है मेरे में, क्योंकि मेरा फ्री वाला जो है ना ख़त्म हो गया, इसलिए मेरे में बेसिक आ रहा है। फ्री वाला 6 महीने तक अभी आप शुरू में बनाओगे तो आपको फ्री वाला देगा वो, तो आप यहाँ फ्री सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये कोड, ये क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप, मतलब मैंने बताया फोल्डर। यदि आपका नहीं है फोल्डर तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू करके एक नया, इसका मतलब फोल्डर होता है कि जहाँ पर वो आपका डेटा रखेगा। एप्लीकेशन का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कोड मग फर्स्ट, ये एप्लीकेशन का नाम है, और बाद में वो ऐसा लगा देगा। देखो ऐसा आपको एक URL बना के दे देगा, क्योंकि आपके लिए ये क्या बना रहा है, एक वर्चुअल मशीन बना रहा है, रेडीमेड कर रहा है। वर्चुअल मशीन का स्पेस मतलब एक पर्टिकुलर सर्वर बना के दे रहा है, तो उस सर्वर का क्या होगा, एक एक्सेस URL भी होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश क्या करना चाहते हो, कोड करना चाहते हो, कंटेनर करना चाहते हो। यदि आपके पास डॉकर है या कुबरनेट है तो आप कंटेनर सेलेक्ट करोगे, और आपके पास डायरेक्टली कोड है तो आप सीधे कोड सेलेक्ट करोगे। रन टाइम स्टैक, अब आपका रन टाइम मतलब .NET का कौन सा फ्रेमवर्क है आपके पास, तो देखो हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे .NET का फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है 9.0। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने विंडोज़ यूज़ करना चाहता हूँ मैं। इसके बाद ये रीजन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। रीजन में बाय डिफ़ॉल्ट एक कनाडा सेंट्रल दे दिया, अपन को अपना इंडिया का रीजन देख लो कोई भी। इंडिया में कितने रीजन है, इसके 3 रीजन है, एक सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, अपन ये वाला ले लो।
इसके बाद जैसे जाओगे ये प्लान में आ गया, ये ऐप सर्विस प्लान प्राइसिंग टीयर डिटरमाइन द लोकेशन फीचर कॉस्ट कंप्यूट रिसोर्सेस एसोसिएट विथ योर ऐप। तो यहाँ पे आपको प्लान पूछेगा, ये किस प्लान के अंदर आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री वाला प्लान ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आपको दूसरा प्लान चाहिए तो दूसरा, फ्री मतलब शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को ये देगा। ठीक है, इसका पर्टिकुलर एक लिमिट रहेगा मशीन का, मतलब बिल्कुल सबसे जो लो मशीन है वो मशीन देगा। ठीक है, इसमें बहुत हैवी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते आप, छोटे मोटे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि फ्री में क्या मिलेगा, फ्री में तो नॉर्मल ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेटाबेस, इसमें फ्री वाले में डेटाबेस भी नहीं देता ये, देखो इसीलिए बोलेगा वंस डेटाबेस इनेबल योर वी नेट नेटवर्किंग रिसोर्स विल बी क्रिएट ऑटोमेटिकली, और फिर ये आपका चार्जेबल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें अभी आपको डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के अंदर सेटअप कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू इजीली डिप्लॉय फ्रॉम योर गिटहब रिपोजिटरी बाय गिटहब एक्शंस। अभी अपने को CI/CD नहीं बनाना है, इसलिए अभी इसको डिसेबल कर दो। बाद में जैसे अपन CI/CD बनाएंगे तो फिर यहाँ पे इनेबल करके और अपन को यहाँ पे गिटहब के अकाउंट को ऑथराइज करके जो भी ब्रांच आपका है तो वो पूरा पाइपलाइन भी बना देगा, पूरा CI/CD पाइपलाइन बना देगा, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बताऊंगा मैं गिटहब से कैसे। तो अभी अपने को नॉर्मल एप्लीकेशन मैनेज करना है। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें बता रहा है। अथेंटिकेशन सेटिंग, अभी यहाँ पे आप अथेंटिकेशन भी दे सकते हो चाहो तो, अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, अपन बेस डिसेबल है अथेंटिकेशन। नेटवर्किंग, वेब एप्लीकेशंस कैन बी प्रोवाइड विद द इनवाउड एड्रेस, अभी अपन इसको पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक एक्सेस। जैसे कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट ऐसे एप्लीकेशन की होती है जिसको पब्लिक नहीं करना है, आप चाहते हो कि इसी IP रेंज में चले, इसी IP एड्रेस में चले, मेरे लोग इसी IP, जैसे IP रहता है ना, स्टैटिक IP फिक्स कर देते हैं, किसी IP में खुलना चाहिए, बाहर नहीं खुलना चाहिए। बैंक वाले यूज़ करते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, बैंक वालों के सिर्फ बैंकिंग के अंदर के जो कम्युनिटी IP है ना उसी में चलता है, बाहर आप नहीं खोल सकते। इसके बाद मॉनिटर प्लस सिक्योर, मॉनिटरिंग सर्विसेज का मतलब ये है कि मॉनिटरिंग सर्विस आपको बता देता है कि आपके कितने हिट हुए, कितना आपने अपने सर्वर का स्पेस खर्च किया, कितनी चीज़ें आपने यूज़ करी, वो सब के लिए मॉनिटरिंग होता है। इनेबल एप्लीकेशन इनसाइट्स जैसा है वैसे ही आप रखो, और यहाँ पे कर दो अभी नेक्स्ट टैग, कुछ नाम यदि आपको इसको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे दे दिया मैंने। जैसे टैग मतलब हो गया इसका नामकरण करना, ये डिप्लॉयमेंट फास्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका एलाइज है। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट, ये लास्ट स्क्रीन है जहाँ पर आपसे पूछता है कि आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं बाय मिस्टेक आपने पूरा बता, देखो ये देता रहा है कि आपका 1 GB मेमोरी है। ठीक है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किस रीजन में है, सेंट्रल इंडिया रीजन में है। SQ क्या है इसका, फ्री है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनसाइट्स अभी इनेबल नहीं है। अथेंटिकेशन डिसेबल है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट अभी मतलब CI/CD पाइपलाइन बना है कि नहीं बना है। ठीक है, इसमें पब्लिश कोड पब्लिश करो, कंटेनर नहीं। सिक्योर यूनिक डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम इनेबल्ड है। नाम क्या है, कोडमग फर्स्ट। फोल्डर का नाम क्या है, कोडमग ग्रुप। सब्सक्रिप्शन कौन सा है, ये वाला है। ये अपना ID है, जब आप बनाते हो तो एक सब्सक्रिप्शन ID क्रिएट करके दे देता है। यदि आप अज्योर फ्री वाला लोगे तो वो फ्री का सब्सक्रिप्शन बनाएगा। पे एज यू गो वाला बनाओगे तो वो पे एज यू गो वाला सब्सक्रिप्शन बनाएगा। तो अभी अपना वो फ्री वाला, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो फ्री सेलेक्ट कर रहा था। इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे ये क्या करेगा, एक वेब एप्लीकेशन क्लाउड के अंदर आपको बना करके देगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि एक मशीन आपके लिए क्या कर रहा है, मशीन के अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन बना करके आपको दे रहा है। जैसे आप विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन बनाते हो, तब तक आप अपना विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन बना लो। ठीक है, तब तक इधर की व्यवस्था कर लो लोकल में फिर अपन दोनों कनेक्ट कर देंगे। माइग्रेशन मतलब यही होता है, टू मूव द लोकल प्रोजेक्ट इनटू द रिमोट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब इसको विजुअल स्टूडियो में जाइए, देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो गया, कांग्रेचुलेशन मैसेज आ गया।
योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट। डिप्लॉयमेंट नेम ये है, सब्सक्रिप्शन आपका बेसिक है। डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा आपका कि इसका FTP भी दे दिया आपको, इसका SCM दे दिया, कोड मकफास्ट। अब यहाँ पे रिसोर्स में जाओ, अब रिसोर्स में बता देगा कि जितने भी चीज़ें हमने बनाई है, तो आप रिसोर्स कभी भी कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ पे रिसोर्स लिख दिया करो, ऐप रिसोर्स। देखो ये हमारा कोडमा ग्रुप रनिंग है ये, ठीक है। ये इसका एक डमी URL ये दे देता है, इसको आप यहाँ पे हिट करो। जैसे हिट करोगे देखो अभी इसका ये डिफ़ॉल्ट पेज क्या है, डिप्लॉयड है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का पेज क्या कर रखा है, इसमें डिप्लॉय कर रखा है। अभी हमारा पेज डिप्लॉय नहीं है, अब हम अपना पेज डिप्लॉय करेंगे। मतलब हमारा जो क्लाउड वाला जो सिस्टम है वो रेडी हो गया। इससे चेक हो जाता है कि आपका मशीन प्रॉपर बना है कि नहीं। यदि ये पेज ओपन नहीं होगा तो समझ लो आपका मशीन जो है ना क्लाउड के अंदर प्रॉपर नहीं बना है। तो फिर आप कुछ फिर से वापस से देख देख के वीडियोस मेरा बनाओ। और यदि ये पेज आ गया मतलब आपका मशीन प्रॉपर क्लाउड में बन चुका है और आपका एप्लीकेशन प्रॉपर बन चुका है और एप्लीकेशन आपका रनिंग मोड में है। और ये देखो ये URL मैं आपको भी दूंगा तो आपके मशीन में भी खुल जाएगा। इसको बोलते हैं रिमोट URL। बाद में आप अपने खुद का डोमेन खरीद के इससे मैप कर सकते हो। अब इधर जाते हैं लोकल के अंदर, इसको बंद कर दो, इसमें शायद ऑलरेडी एक बना हुआ था। इसके बाद क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में जाइए। अभी आप कोई सा भी लाइट वेट प्रोजेक्ट एक छोटा सा बना के देख लीजिए। जैसे मैं यही वाला ले लेता हूँ, ये लाइट वेट है क्योंकि अभी फ्री है। फ्री वाले में ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो प्रोसेस ही करते रहेगा। इसका नाम मैंने दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोड मक फर्स्ट कर दिया नाम इसका भी। ये हमारा लोकल है, अभी इसका रिमोट से कोई लेना देना नहीं है। बस ये ध्यान रखना फ्रेमवर्क का वर्जन, यदि उधर आपने 9.0 दिया है तो इधर भी आपको 9.0 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस तरीके का कंटेनर आपने वहाँ बनाया वैसा आपको यहाँ पे, जिस तरीके एप्लीकेशन वहाँ बनाया वैसा आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन मैच होने चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा, वो डिप्लॉय नहीं करेगा। तो अभी अपन लोकल के अंदर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नाउ इट इज़ प्रोसेसिंग। लोकल के अंदर ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इसको आप एक बार बिल्ड कर दीजिए। बिल्ड, ये हो गया बिल्ड। बिल्ड स्टार्टेड। हेलो हाँ बताइए। सर, वहाँ पर डिबगिंग चलता है ना अपने क्लाउड पर? क्या चलता है? डिबगिंग नहीं होती ना वहाँ पर, सिर्फ हाँ डिप्लॉय कर वहाँ सकते हैं ना? कोई डिबगिंग नहीं होती। यदि आप वर्चुअल मशीन बनाते तो होगी, वर्चुअल मशीन में कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो सर जैसे वहाँ पर फिर मल्टीपल एप्लीकेशन एक सेम उस पर भी कर सकते हैं क्या, जो हाँ हमने पूरे बनाया create करना? बिल्कुल कर सकते हो। अलग अलग वो मेरे ख्याल से डोमेन नेम हो जाएंगे जो भी ऊपर किया रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। जैसे ओके। वेलकम ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम इन कोड मार्क, ठीक है। एक छोटा सा ये रेजर पेज वाला एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से इसको बिल्ड कर लो और पहले लोकल में चला के देख लो कि लोकल में चलना चाहिए। बस लोकल में नहीं चल रहा है तो फिर वो रिमोट में भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं जहाँ पे रिमोट बोलूँ तो समझ दो रिमोट मतलब क्लाउड की बात कर रहा हूँ, और लोकल मतलब मैं अपने मशीन। तो ये जो अभी अपन ने विजुअल स्टूडियो में ये एप्लीकेशन में बनाया, ये क्या है, एक लोकल एप्लीकेशन है। ये देखो जैसे ये लोकल में ऐसा चल रहा है,
अभी यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाता हूँ, यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा पब्लिश का। कहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे। जैसे पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो किसके थ्रू पब्लिश कराना है। ठीक है, अजोर के थ्रू, डॉकर कंटेनर के थ्रू, फोल्डर में करना है, एफटीपी सर्वर के थ्रू करना है, आईएएस से करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अजोर सेलेक्ट करना है, मुझे अजोर में करना है। नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है अजोर में किस में करना है, अजोर कंटेनर में करना है, अजोर ऐप सर्विस में करना है। तो अब ऐप सर्विस में दो है, लिनक्स बनाया है, विंडोज़, मैंने लिखा है यहाँ पे विंडोज़ बनाया है मैंने। तो इतने सारे अलग अलग क्या होते हैं, डिफ कंपोनेंट होते हैं। कंटेनर ऐप्स, ऐप सर्विस कंटेनर, ऐप कंटेनर रजिस्ट्री, एजोर वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आप वहीं पे, तो वर्चुअल मशीन से भी आप बहुत सारे कर सकते हो। ये थोड़ा मतलब अपना खुद का, ये IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब मशीन है ये। तो अपन अभी अजोर ऐप सर्विस। नेक्स्ट। अब ये सब्सक्रिप्शन का नाम अपने आप ले लिया, देखो डिटेक्ट कर लिया, बेसिक सब्सक्रिप्शन मतलब कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन है आपका। ठीक है, और ये ग्रुप भी ले लिया, ग्रुप मतलब फोल्डर। अब ग्रुप में 3 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, किस में डिप्लॉय करना चाहते हो, मैंने कर दिया कोड। आपके इसमें तो एक ही आएगा, मैंने कर दिया कोड मक फर्स्ट में मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ। बस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको करना है फिनिश। जैसे फिनिश करोगे तो ये प्रोफाइल क्रिएट करेगा, मतलब ये दोनों मैच करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक एक चीज़ें चेक करता है कि सब्सक्रिप्शन प्रॉपर है कि नहीं है। यदि सब्सक्रिप्शन प्रॉपर होगा तब आपका ये मैच करेगा, नहीं तो एरर दे देगा वो। इसके बाद देखो पूरा बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन आपका रिलीज है, टारगेट फ्रेमवर्क ये है, फ्रेमवर्क डिपेंडेंट पोर्टेबल है, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, ये आपका सब्सक्रिप्शन आईडी है, और ये सभी चीज़ें आपका प्रॉपर होना चाहिए। और इसके बाद और आपका विंडोज़ भी लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी लाइसेंस विंडोज़ नहीं होता तो वो भी पकड़ लेता वो और करने नहीं देता, अनसिक्योर विंडोज़ घोषित कर देता है। अब मेरा तो लाइसेंस्ड है। अब यहाँ पे पब्लिश पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पहले देखो ये पूरा वैलिडेट कर रहा है, चेकिंग इफ़ योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली है, पब्लिशिंग टू अजोर ऐप सर्विसेज। और इस तरीके से ये पूरा एप्लीकेशन को एक बार चला के देखेगा और फिर उसको डिप्लॉय करेगा। पब्लिश स्टार्टेड। ये हो गया पब्लिश। अभी पब्लिश स्टार्टेड ही चल रहा है। ये हो गया, ये पब्लिश सक्सीड हो गया, और ये आपको यूआरएल भी इसने प्रोवाइड करके दे दिया, इंस्टॉलेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन साइट एक्सटेंशन, और ये देखो ओपन करके भी दे दिया। अब ये यूआरएल आप चाहो तो अपने मशीन में भी खोल सकते हो। ठीक है, आप इस यूआरएल को अपने मशीन में भी खोल सकते हो। देखो मैंने चैट में दिया है सभी को, आप सभी खोल के देख सकते हो। आपका एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, और ये अपने भारत के सर्वर में ही, डेटा सेंटर में ही है, सेंट्रल इंडिया में है। आप इस लिंक को क्लिक करके और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर उसने एक्सेस किया है। यहाँ पे देखो मॉनिटरिंग सर्विसेज भी है। अभी ये मॉनिटरिंग सर्विस, सो डेटा फॉर द लास्ट 1 आवर्स में कितना आपका रिक्वेस्ट आया, कितना डेटा खर्च हुआ, कितना डेटा आउट हुआ, कितने रिक्वेस्ट रिस्पांस टाइम क्या था, फाइल कितना स्टोरेज हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मॉनिटरिंग करके रहता है, वो सब दे देता है। लॉग के अंदर पूरा लॉग भी बना सकते हो, कैपेबिलिटीज़ बता देगा ये, नोटिफिकेशन यदि कुछ आया तो वो भी बता देगा, कोई रिकमेंडेशन यदि है तो वही बता देगा। ठीक है, इसमें पूरी प्रॉपर्टीज़ बता देगा, आपका डिफ़ॉल्ट डोमेन क्या है, कस्टम डोमेन क्या है, ये सब चीज़ें आप, वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, आउटबाउंड आईपी एड्रेस क्या है, और एडिशनल आईपी एड्रेस कौन कौन से इसके अंदर मैनेज्ड हैं आउटबाउंड में, वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। ओपन हो गया, किसी की मशीन में किसी ने किया हिट?
हाँ सर, यस सर, ओपन हो रहा है, हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो डेवलपमेंट का कोडिंग करना ही होता है, बाकी कोडिंग करने के बाद के जितने काम है ना सब आसान है। ठीक है, तो आप पहले इतना करिए, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको CI/CD इंटीग्रेशन मतलब गीट वर्सेस गिटहब वर्सेस विजुअल स्टूडियो कोड वर्सेस अज्योर ऐप सर्विसेज, इनके बीच में एक पूरा एक CI/CD पाइपलाइन बना के बताऊंगा। तो इसमें कोड को मैं क्या करूँगा, जैसे कुछ कमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इधर बिल्ड बनता जाएगा। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है, दैट थिंग आई विल डिस्कस। बाकी पहले आप इतना अकाउंट बना के पहले माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बना लेना, तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यदि आपके पास है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो इसमें अज्योर के अंदर। और लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, जैसे लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इस डैशबोर्ड के अंदर आपको कौन सर्विस में जाना है, ऐप सर्विसेज में जाना है। ठीक है, ये ऐप सर्विसेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है वेब एप्लीकेशंस के डिप्लॉयमेंट के लिए। करेक्ट। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी इस क्लास के अंदर। अभी और कितने सेशंस बाकी है? चालू किया नहीं, बाकी बता बोलने लग गया आप तो। ठीक है, सेशंस में CI/CD जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ओवरव्यू है, कोई बहुत ज़्यादा अज्योर पूरा नहीं है। अज्योर पूरा हमारा अलग कोर्स है जिसमें 3 महीने लगते हैं। उसमें पूरा IaaS PaaS SaaS बहुत सारी चीज़, ये CI/CD इंटीग्रेशन वाला है इसमें। ठीक है, तो आप पहले इसको चलाइए अच्छे से। मतलब डेवलपर यदि आप हो तो इतना आपके लिए इनफ है। डेवलपर प्रोफाइल में यदि आप जाते हो तो, क्योंकि अज्योर डेवलपर एक अलग प्रोफाइल है। ठीक है, आपका जो मेन, यदि आप .NET फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको CI/CD इंटीग्रेशन आनी चाहिए। ओके, चलिए। सर इसमें API मैनेजमेंट भी होता है ना एज्योर में, जो आप बता रहे थे? सब कुछ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करा, वैसे आप API भी कर सकते हो। कुछ भी API बना सकते, मैं एक मोबाइल बैकएंड मैनेज कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आप अज्योर वर्चुअल मशीन के अंदर आप पूरा एक, जैसे आपका खुद का डेस्कटॉप है ना वैसा बना सकते हो। और उसमें जो जो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, मतलब आपको जावा चलानी है तो जावा भी चला सकते हो, PHP चलानी है PHP चला सकते हो, पाइथन चलानी है पाइथन चला सकते हो। ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। ऐप सर्विस के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हो। ये चीज़ है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सर।